अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है, और वो ब्रेक थ्रू कुछ यूँ है कि पहले हमने देखा कि हुकूमत का ये स्टांस था कि वो ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत नहीं होगी। यहाँ तक बयान दिए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर जमहूरी है और एक फितना है, और बेहतर ये है कि इनकी बात ना सुनी जाए और इस फितने को ख़त्म किया जाए। लेकिन गुज़श्ता रात वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि जल्द इंतखाबात के मामले पर हुकूमत भी सोच रही थी, और ये सोचा गया था एक वक्त में कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बजाय जल्द इंतखाबात की तरफ जाया जाए। लेकिन फिर इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटम दिया, तो उसके बाद ये सोचा गया, ये मुशावरत हुई और फैसला हुआ कि इमरान खान की गैर जमहूरी डिमांड के ऊपर जल्द इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये पेशकश की कि अभी भी दरवाजे खुले हैं, और अगर इमरान खान चाहें तो आए, मिलकर बात करें। जल्द इंतखाबात अक्टूबर के बाद कभी भी इंतखाबात पर बातचीत हो सकती है। अब ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि उस स्टांस से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो नून लीग हो या दीगर जमातें पहले लिए हुई थी, जहाँ पर वो बातचीत करने को एक तरफ तो कहती थी दबे अल्फाज में, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के बयानात भी हमें मिलते थे जहां कहा जाता था कि इमरान खान और पीटीआई गैर जमहूरी है, गिरफ्तारियां होनी चाहिए। तो अब जब नून लीग की तरफ से ये पेशकश आई है, राना सनाउल्लाह की तरफ से पेशकश आई है, तो क्या इमरान खान साहब जो कि तनकीद करते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम पर, असम्बलियों में जाने को तैयार नहीं है, वो इस पेशकश को कबूल करेंगे? क्या होगा आगे का सियासी मंजरनामा, अपने तजियाकारों से समझेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, सुहेल वड़ायत साहब और महमद सरफराज साहिबा स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहूँगी। क्या समझते हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला ने पेशकश तो की है, इमरान खान साहब जिन्होंने आज कुछ देर पहले खिताब भी किया, तनकीद का निशाना भी बनाया इस हुकूमत और उसकी पॉलिसीज़ को, कबूल करेंगे पेशकश? मैडम शेख, ये तो चलो बात छोड़ देते हैं कि ये इमरान खान फितना है, दहशतगर्द है और ये फसाद है, इसके ख़िलाफ़ रद्दुल फ़साद लॉन्च होना चाहिए, इसको ख़त्म करो, ये गद्दार है, ये आइन शिकन है, इसकी अगली सारी ज़िंदगी जेल में गुजरनी चाहिए, ये तो छोड़ दें। लेकिन अब इस पे बात पे आ जाएं कि ये जो राना साहब ने कहा है, क्या राना साहब, अब मुझे ये नहीं लग रहा कि राना साहब इस वक्त ये बयान देकर भूल चुके हैं कि वाकई अभी भी उनको याद होगा, वो संजीदा हैं कि गैर संजीदा हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से ये पूछा है या मरियम नवाज साहबा से ये पूछा है, उनकी भी राय शामिल है कि नहीं? शहबाज शरीफ साहब और उनके जो टोला है उससे पूछा है कि नहीं? वो जरदारी साहब से पूछ चुके हैं या मौलाना साहब से मशवरा कर चुके हैं, या सिर्फ ये एक ऐसे ही उड़ाई है उन्होंने? तो अगर तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से पूछा है, मरियम नवाज साहबा भी एग्री हैं, शहबाज शरीफ साहब भी इत्तफाक करते हैं, मौलाना साहब और जरदारी साहब भी इस पर इत्तफाक करते हैं, और वो सारों का मैंडेट लेकर बात कर रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पहले भी बात कर रहे थे, वो एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं मुझे इंतखाबात की डेट दें। तो इसमें तो राना साहब कह रहे हैं कि वो इंतखाबात पे बात कर सकते हैं। तो पहले भी जो अयाज सादिक साहब और वो जो हुई थी बैकडोर परवेज़ खटक साहब फर्स्ट राउंड, और फिर राजा परवेज़ अशरफ के साथ सेकंड राउंड, और इमरान खान साहब ने जैसे खुद बताया कि मुझसे बहुत सारे लोग आके बात करते थे, गैर सियासी और सियासी, तो मैं उनको एक ही कहता था कि मुझे इंतखाबात की डेट दें। तो वो इंतखाबात की डेट, अगर ये इस पर ये बात करना चाहते हैं तो ये तो बातचीत हो सकती है, मेरा ऑप्शन हाँ में। लेकिन क्यों करना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता वो करना चाहेंगे। ये एक सियासी बयान हो सकता है, राना साहब भूल चुके होंगे अब तक, और ये इसमें कोई वजन नहीं है और ये इसमें कोई स्टांस नहीं है, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, कोई उन्होंने पहले इकट्ठे नहीं हुए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इकट्ठा ऐलामिया नहीं आया, सलीम साहब, भट्टी साहब ये समझते हैं कि कुछ भी नहीं, मुझे शायद खान साहब तो कर लें बातचीत, लेकिन नून लीग की तरफ से ये संजीदा बयान नहीं लगता उनको। आप क्या समझते हैं? नहीं, इसमें देखें बातचीत की नोयत क्या है। जो इमरान खान साहब की सुई तो अटकी हुई है री इलेक्शन पे, और उससे पहले उनकी सुई अटकी हुई थी इस पे कि ये असम्बलियाँ भी मुद्दत पूरी करेंगी। जो वज़ीर आज़म ने जिस डायलॉग की बात की है, उसका इलेक्शन एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा हो सकता है, और हम जैसे तालिब इल्म जिस डायलॉग की ज़रूरत सालों से महसूस कर रहे हैं, मसलन मैंने 2012 में भी
इस तरह के कालम मेरे सुहेल वड़ाई साहब हमारी निगरानी भी करते हैं, हमारे एडिटर भी हैं, उनकी नज़रों में होगा। उसके बाद भी हमारा तो सालों से ये कि भाई बैनुल इदारजाती एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, ताकि इस मुल्क को किस तरह आईन की रूह के मुताबिक उसको चलाया जा सके। और दूसरा, जो कुछ चीज़ें हैं जो सारी दुनिया में मुहज़्ज़ब ममालिक के माबैन उसको सियासत की नज़र नहीं किया जाता। मसलन एक आपकी मईशत होती है, एक आपकी ख़ारजा पॉलिसी होती है, उस पे सियासत नहीं की जाती। तो पाकिस्तान में या इंटरनल सिक्योरिटी होती है या एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है या इदारों का के हदूद व क़यूद का तयन है। तो मेरे ख़्याल में शहबाज शरीफ साहब जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं वो इस वक्त वो हम पहलू डायलॉग की बात कर रहे हैं, और जिसमें सर फहरिस्त इस वक्त माशी बहरान है। और मेरे ख़्याल में उसमें इमरान खान साहब नहीं बल्कि हर छोटी बड़ी जमात या स्टेक होल्डर को हुकूमत को दावत देनी चाहिए और उसको मैं हर फरीक को आके उधर अपना मौक़िफ़ सामने लाना चाहिए। इलेक्शन तो एक बहुत मामूली सी चीज़ है। अगर आप इलेक्शन मांगते हैं, किस तरह का इलेक्शन मांगते हैं? 2018 वाला RTS मार्का मांगते हैं, या 2013 वाला जिसपे इमरान खान साहब को एतराज़ था, या उससे पहले आप मुशर्रफ का रेफरेंडम टाइप इलेक्शन मांगते हैं? तो पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब तक आपके इलेक्शन रिफॉर्म्स ना हो तो कोई ना कोई फरीक ज़रूर उस पे मुतरज़ होगा। महमल, ये जो कह रहे हैं सलीम साफ़ी साहब के इलेक्शन तो बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन महमल सारी की सारी तो मुद्दा ही यही है। एक तरफ इमरान खान जो कि कहीं पर हिकअप्स बना के बैठे हुए हैं पूरे सिस्टम में, एक तरह से सिस्टम कहीं कहीं आके हर्डल्स हैं, मफलूज है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेशकश तो होती है, लेकिन उसके बाद राना साहब फिर ये भी कर देते हैं अगले जुमले में कि जी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तनकीद भी शुरू कर देते हैं अगले उसमें, वहाँ पर भी दूसरी तरफ। तो एक हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, एक माहौल भी तो होना चाहिए ना, अगर आप किसी के साथ बैठ के मेज़ पे बात करना चाहते हैं, उनको दावत देना चाहते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त वो माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है? देखिए अलीना, वैसे तो जो है वो पहले दिन से ये कहा गया था कि पार्लियामेंट में वापस आ जाए पीटीआई, ये बात तो कही जा रही थी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त भी जो ये इलेक्शंस वाली या इवन जो जिसका जिक्र साफ़ी साहब ने भी कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जो ग्रैंड डायलॉग की बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है ये पेशकश कबूल करेंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए इस वक्त बहुत सारी पार्टीज जो है, ये जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा पार्टीज की एक इकट्ठी हुकूमत है। तो जब एक इस तरह की हुकूमत हो तो उसमें ऑपोजिशन का किरदार तो इस वक्त इमरान खान साहब ही अदा कर रहे हैं, और अगले इलेक्शन में उन्होंने उसी तरह जाना है कि उनका एक पूरा नैरेटिव है कि उन्हें किस तरीके से निकाला गया, एक साजिश हुई, शायद बहुत सारी जमातें उसके अंदर शामिल थी, क्या क्या हुआ। तो क्या इसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं अपने इस बयानिए के ऊपर? इनसे वो डायलॉग किन चीज़ों के ऊपर, क्या इन चीज़ों को बिल्कुल होनी चाहिए, ये ग्रैंड डायलॉग होना, जैसा साफ़ी साहब ने बात की, इकोनॉमी पे, खास तौर पे मईशत के ऊपर जरूर होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी और बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन क्या इमरान खान साहब? अच्छा, ग्रैंड डायलॉग एक बिल्कुल अलग चीज़ है, अभी साफ़ी साहब ने भी ये कहा। मेरा जो सवाल है, ये जो बड़ा स्पेसिफिक राना साहब ने कल कहा है इलेक्शंस के ऊपर, जल्द इंतखाबात होने हैं, अक्टूबर में होने हैं, उसके बाद होने इंतखाबात, इलेक्शंस, इसके ऊपर वन एजेंडा डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग ने वन एजेंडा डायलॉग के ऊपर भी ठीक है, ये बात है कि जो पीटीआई है वो जल्द इलेक्शंस चाहती है, लेकिन इसके मुहर्रिकात क्या होंगे? अभी जो इलेक्शन रिफॉर्म्स किए हैं इस हुकूमत ने, वो तो पीटीआई को कबूल नहीं है, पीटीआई ऑलरेडी उनको रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं को उसको रिवर्स भी किया और कुछ चीज़ें उसके अंदर इस तरह से लाए। तो क्या किन चीज़ों के ऊपर मुहर्रिकात, किस किस्म के इलेक्शन चाहेंगे, वो भी साफ़ी साहब ने बड़ा डिटेल में बताया कि क्या होगा, क्या फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट, वो किस तरीके से होंगे, इसके ऊपर बातचीत, इलेक्शन की डेट जो है वो भी किस तरीके से तय होगी। क्या इमरान खान साहब टेबल पर आएंगे? क्या अगर वो टेबल पर आते हैं तो क्या उनका बयानिया जो है वो किस किस्म का, क्या वो बयानिया चाहे कि गवर्नमेंट के बयानिया को भी हर्ट करे? मतलब बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि इस वक्त जो है इमरान खान साहब को कोई भी इनकी पेशकश कबूल करेंगे। ठीक है, सोहेल वड़ाई साहब, आपकी क्या राय है? वैसे अगर देखा जाए, इतने मुश्किल फैसले किए अभी हुकूमत ने,
क्या इमरान खान के साथ अगर वो बैठते हैं और इमरान खान कहते हैं कि ठीक है जी जल्दी इलेक्शंस करें, तो इनको ये बात करना सूट भी करता है? नहीं, सूट तो करता है। हर वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में डायलॉग करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसके लिए जरूरी है कि एक कमेटी बनाई जाए और ऐसे ही बनाई जाए जो डव्स पर, जो फाख्ताओं पर मुश्तमिल हो। राणा साहब डव नहीं है। राणा साहब के साथ शायद पीटीआई इतनी जल्दी बैठने पर रजामंद ना हो। उनको अभी ताज़ा लॉन्ग मार्च का भी गुस्सा है राणा साहब पे। तो मेरा ख्याल है कि इसकी बजाय ऐसे चेहरे सामने लाए जाएं जो डायलॉग करें, जो पीटीआई के साथ एक जाके इलेक्शन के ऊपर मुज़ाकरात पर तैयार हो। तो इस तरह का एक माहौल बनाया जाए। जब तक माहौल नहीं बनेगा उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। और देखें, एक बात बड़ी सीधी सादी है कि देखें, इमरान साहब कह रहे हैं कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो, ठीक है, ये जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। और जो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो है वो चाह रहे हैं अगले साल इलेक्शन हो। तो टोटल 4 या 5 महीने का आपस में झगड़ा है। तो ये बैठ के सॉर्ट आउट हो सकता है। मेरा ख्याल है इसके लिए कौम को सड़कों पर लेके जाने की, लॉन्ग मार्च करने की, धरने देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपस में डायलॉग से मामला तय हो सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए संजीदा फिक्र, मतानत वाले लोग और डव्स और दोनों तरफ की फाख्ताएं हो, जिनको मुकम्मल इख्तियार हो कि वो जो फिर फैसला करें वो उसको इम्प्लीमेंट करें। भट्टी साहब। मैडम शेख, सिर्फ एक इंतखाबात पर इमरान खान राज़ी हो सकते हैं, यानी बातचीत करने को तैयार हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और इंतखाबात पर भी तभी बातचीत करने को तैयार हैं अगर राना साहब जो हैं, राना साहब ने जरदारी साहब, मौलाना साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम साहबा के बिहाफ पे बात की है तब। और दूसरी बात ये जो ग्रैंड डायलॉग वाली बात है, ये ग्रैंड डायलॉग वाली बात दावत कौन दे रहा है? शहबाज शरीफ, जिसने ऊपर से बाला इमरान खान को बुलाया, उसने क्या हो नैब की तरमीम मिलकर कर लेते हैं, हम मिलके करते हैं नैब की तरमीम। बुलाया उसने क्या हो इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन की इस्लाहत हम मिलके कर लेते हैं। बुलाया उसने कि ओवरसीज वोटिंग पे आओ, हमारे साथ बैठो। बुलाया उसने अभी और बाकी सारे जो सारे फैसले मशीन से लेकर सारा ये बड़ा अहम पॉइंट है भट्टी साहब का। ये साफी साहब और महमल की तरफ मैं लेके जाना चाहूंगी, जो भी जवाब देना चाहे। महमल। नहीं, दो जुमले मैडम शेख। पहली बात तो ये कि ये शहबाज शरीफ के ज़हन में भी नहीं है ग्रैंड डायलॉग जो उन्होंने कहा है। उन्होंने तो कहा मैं फंस गया जे, मैनू विचू कड्डो, आओ सारे मिलके। और इसी सिलसिले कड़ी शौकत तरीन ने एक बताया कि पिंडी में भी एक मीटिंग हुई जिसमें मुझे भी बुलाया गया, शौकत तरीन साहब बकौल शौकत तरीन। ये हम शहबाज शरीफ कहाँ और ग्रैंड डायलॉग कहाँ, शहबाज शरीफ कहाँ और ये इतनी विजनरी बातें कहाँ? ये ऊपर से सारी बातें हो रही हैं। ठीक है भट्टी साहब, पॉइंट आ गया ना, जवाब ले ले। वैसे अलीना, ये वाली बात जो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात तो शहबाज शरीफ साहब तब भी करते थे जब वो ऑपोजिशन लीडर थे, तो ये कोई नई बात तो उन्होंने की नहीं है। दूसरी चीज ये है कि क्या ये जो अगर इस तरह का इस पे है ग्रैंड डायलॉग डिफरेंट स्टोरी है। वो ज्यादातर उसके अंदर इकोनॉमी की, क्योंकि मईशत की ज्यादा बात कर रहे हैं अगर आप, लेकिन एक चीज जो है इसके अंदर अलीना के इलेक्शन में आने के लिए खान साहब तो अलीना मैं ये बात करना कि फेयर साहब, खान साहब तो कहते हैं ना, हाँ खान साहब तो कहते हैं इलेक्शंस की कॉल होगी, इलेक्शंस का ऐलान होगा, व्हाटएवर द डेट इज ऐलान करेंगे, तो फिर आगे बाकी की मामला जो है वो आगे देखेंगे जाके। इलेक्शन से कम पे तो वो बात नहीं करते ना, चीजें खुद कर ली वगैरह तो ठीक है, जरूरत है, लेकिन चीजें खुद कर ली हैं और अपनी मर्जी की चीजें खुद कर ली हैं। जहां बात करने का मौका इमरान खान आ जाए। अलीना, सिर्फ मैं एक चीज ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह सुहेल साहब ने भी कहा, ये बहुत अच्छी चीज है, डायलॉग जरूर होते भी हैं, हर किस्म की जमातों के अंदर भी होते हैं जो एक दूसरे के, आपने ये कोलिशन गवर्नमेंट भी देख ली है कि जो जमातें एक दूसरे के साथ भी नहीं चलना चाह रही थी फिर भी साथ हो रहे थे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बात ये कि क्या इन मुहरकात में ये होगा कि क्या पीटीआई सिस्टम में वापस आएगी, क्या पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर वापस आएगी, इसकी कंडीशंस क्या होंगी जब ये बैकडोर चैनल में चल भी रहे होंगे इनके। फिर ये कि वही जो सुहेल साहब ने बहुत अहम बात की कि नवंबर से पहले इलेक्शन होंगे या नवंबर के बाद इलेक्शन होंगे, ये एक बहुत अहम चीज है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी जो है मसला ही इसी चीज के ऊपर है। तो ये जो चीजें इसीलिए सजाया गया है, जो सब कोई मुल्क जमहूरियत मईशत नहीं है, नवंबर है सारा। सलीम साफी साहब, कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं सर? खबर क्या है इस सिलसिले में? क्या ये जो राना सलाउल्लाह साहब ने बयान दिया, लचक दिखाई है, मैं तो यहाँ तक कहूंगी, इसकी कोई वजह है? पहली बात यह कि देखिए, हम जैसा तालिब इल्म तो इन असम्बलियों को जाली कहते थे,
लेकिन इमरान खान साहब का बयानिया ये था कि नहीं, इलेक्शन भी जेन्युइन हुए हैं और ये असम्बलियाँ जेन्युइन हैं। अब उन असम्बलियों से जिनको जेन्युइन कहते थे, एक आईनी और कानूनी तरीके से शहबाज शरीफ अक्सरियत साबित करके वज़ीर आज़म बने हैं, नंबर 1। तो मैं एतराज़ कर सकता हूँ, सुहेल वड़ाई साहब कर सकते हैं, कोई और कर सकते हैं, लेकिन उनको ये हक नहीं होता। दूसरी बात कि अच्छा वो ज़मानत पे हैं, वो केसेस हैं, वो फ़लाँ हैं। तो जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे तो उन पे हेलीकॉप्टर केस भी था, उन पे इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा भी था, वो उन सब चीज़ों में ज़मानत पे थे। और आजकल तो पूरी पीटीआई की क़यादत ज़मानत पे है, ठीक है। तो उस मामले में भी दोनों एक जैसे हैं। फिर तीसरी बात ये है कि माजी में यानी उनके हज़ार जराइम के पीपल्स पार्टी और नून लीग के, लेकिन कश्मीर और इस जैसे मामलात पे वो उस वक़्त की इमरान खान साहब की हुकूमत को नाजायज़ कहते हुए भी उनसे मुशावरत का मुतालबा करते रहे। ये सिर्फ नहीं कि बैठने को तैयार नहीं थे। आपको याद होगा कि कश्मीर पे मीटिंग थी, इमरान खान साहब उसमें नहीं आए, अपोजिशन की सारी क़यादत गई। तो एक तो ये है कि ये मुशावरत के हवाले से और मीसाक़ जमहूरियत के हवाले से अब ये मौजूदा हुकूमत और कल की अपोजिशन का बयानिया एक है, वो उससे पीछे हट रहे हैं। तो ये फ़र्क हमें मलहूज़ नज़र रखना चाहिए। और हाँ, ये बात सुहेल वड़ाई साहब ठीक है कि अगर आपने मुज़ाकरात करना हो तो मुज़ाकरात के लिए फिर थोड़ा सा लचक दिखाने वाले, मसलन इसी नून लीग में अयाज सादिक साहब हैं, इस तरह के लोग हैं कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो सकते हैं, खुद पीपल्स पार्टी के अंदर हैं। तो फिर वो उकाबों की बजाय मुफाहमत पसंद लोगों को आगे करने की दोनों तरफ से ज़रूरत है। ठीक है, ज़रा मामलात हल करवाएं सुहेल साहब। मैं वही सवाल दोहराऊंगी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जो महमल ने उठाया है कि क्या सर आपकी इतलात में है राना साहब ने जो बयान दिया है, ये क्या सिर्फ ऐसे ही बयान दे दिया टॉप ऑफ द माइंड, या पीछे कोई राब्ते हो रहे हैं, कोई बातें हो रही हैं जिनके नतीजे में ये थोड़ी लचक दिखाई गई है, और आगे आप इसको किस तरह से डेवलप होता हुआ देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई इस बारे में पेशरफ्त हुई है, क्योंकि जो इस वक्त तक के सियासी बयानात हैं या सियासी हालात हैं उनमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती। लेकिन अल्टीमेटली ये तब्दीली नजर आनी चाहिए। देखें, अगर तो लॉन्ग मार्च की तरफ इमरान खान फिर बढ़ते हैं या फिर से दोबारा करते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर यही बात होगी कि डायलॉग किया जाए इलेक्शन के बारे में। तो बेहतर है उससे पहले इलेक्शन हो जाए, इससे पहले डायलॉग शुरू किया जाए। लेकिन सर महमल बड़ा अच्छा पॉइंट उठाती हैं, कहती है सूट नहीं करता ना इमरान खान को। नहीं, वो कहती है वो तो बयानिया लेके जाएंगे इलेक्शंस में। नहीं, इसमें देखें, इसमें हुकूमत की तरफ से भी पहले पॉजिटिव दिखाने की एटीट्यूड जरूरत है कि ऐसे लोग हों जो संजीदा फिक्र हों, ऐसे हों जिनके लिए पीटीआई भी दरवाजे खोले, पीटीआई भी उनकी बात सुने, कम से कम वो उनको रिसीव तो करे, तो वो जाके बात करें। और फिर देखें, मैं कह रहा हूँ कि 5-6 महीने का तो झगड़ा है सारा आपस में, कि 5-6 महीने का सारा गैप है आपस में, कि वो कहते हैं 5-6 महीने पहले कराएं, वो कहते हैं 5-6 महीने बाद कराएं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हुकूमत इस बारे में संजीदा है या नहीं है सर? इस बारे में कोई खबर नहीं है अभी आपके पास? तो चले आए देखते हैं अगले आने वाले महीनों में क्या होता है। ठीक है, हमारा पैनल इसके ऊपर डिवाइडेड है। 2 एनालिस्ट हैं कि नहीं, इमरान खान साहब जो हैं वो शायद बातचीत पर राज़ी ना हो या ऑफ़र कबूल ना करें, और 2 समझते हैं कि हाँ हो सकता है और होना चाहिए। एक बात जो मुश्तरक है 2 एनालिस्ट की, वो ये है कि वो इस बात पर ज़रूर जोर देते हैं कि डायलॉग्स होने चाहिए, और ख़ासकर हुकूमत का इसमें रोल बनता है कि वो कहाँ तक लचक दिखाएं और किस तरह से मेज़ पे बिठाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये बड़ा ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमने ज़रा पंजाब की सियासत की बात करनी है कि मामला कुछ यूँ है कि पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी ने जितने मुतालबात रखे थे हमजा शहबाज और नून लीग के आगे, वो सारे के सारे मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं।
इसके मुताबिक अभी ज़राए ये बताते हैं कि 5 वजारतें हैं और कुछ सेक्रेटरी स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम होंगे, कुछ जो पर्सनल असिस्टेंट्स हैं उनकी जो एडजस्टमेंट है वो की जाएगी, वो पीपल्स पार्टी को मिल गए हैं। जितने भी मुतालबात थे सबके सब तस्लीम कर लिए गए हैं। अब यहाँ पर इत्तेफाक ये हुआ है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप की जाएगी और जो ज़िमनी इंतखाबात हैं आने वाले उसमें भी मिलकर काम किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि इत्तेहादी हैं और इत्तेहादियों के साथ मिलकर ही चलेंगे आगे। लेकिन ये जो इत्तेहाद है ये कितनी देर तक जारी रहेगा, ये हमने तज्जियाकारों से आज पूछना है। सवाल कुछ यूँ कि क्या पीपल्स पार्टी को दोस्ती आइंदा इंतखाबात तक इनकी दोस्ती चलेगी, सवाल ये है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। सुहेल वड़ायत साहब, ये जो एडजस्टमेंट हुई है, ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को स्पीकरशिप से भी हटाने के लिए कुछ ही आगे चल सकते हैं। इससे मुतालिक आपकी क्या इत्तलात हैं और ये आप कब तक आगे चलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, बेसिकली इत्तेहाद जो है वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होते हैं और उसके लिए जाहिर है एक मिनिमम एजेंडा होता है जिस पर आप इत्तेफाक करते हैं। तो इस वक्त इनका मिनिमम एजेंडा तो पीटीआई के खिलाफ है। पहले ये था कि पीटीआई को हटाना है, अब ये है कि अगले इलेक्शन तक चलना है। और जाहिर है डिफरेंसेस अब भी हैं आपस में इनके और वो लोग रिजॉल्व करते रहते हैं, लेकिन चूंकि सबका लाया अमल ये है कि इलेक्शन को तकरीबन 1 साल के बाद करवाना है और उस वक्त तक हुकूमत को चलाना है, इसलिए सारे उस पर इत्तेफाक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सबका फायदा इसमें है कि अगले इलेक्शन तक इसको चलाया जाए, इसलिए अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक ये इसको अगले साल तक चलाएंगे। सबका फायदा है इसमें, लेकिन सलीम साफी साहब, क्या नून लीग को इससे नुकसान नहीं होगा पंजाब में पीपल्स पार्टी को इतनी स्पेस देना? देखिए, 3 जो बड़ी जमातें हैं इनका रवैया ठीक नहीं है इत्तेहाद को एक रखने के हवाले से। एक पीपल्स पार्टी का, एक मुस्लिम लीग नून का और एक जेयूआई का। अगर इन लोगों ने अपने रवैये पे नज़रसानी नहीं की तो मेरे ख्याल में दूर जाना तो यानी मुस्तक़बल बईद तो क्या मुस्तक़बल करीब में इस इत्तेहाद में दरारें आ सकती है। मसलन मैं इसकी आपको 2 मिसालें दूंगा। आप अवामी नेशनल पार्टी को देख लीजिए कि जब जरदारी साहब की उस वक़्त बात बन गई और उनको ये कहा गया कि अब आप पीडीएम को तोड़ दें और उनसे निकल जाएं, तो जरदारी साहब के तो मसाइल थे, केसेस भी थे, उन्होंने रियायत भी ले ली, कुछ मैच फिक्सिंग भी कर ली, लेकिन एएनपी का तो ऐसा कोई मामला नहीं था। तो एएनपी उनके साथ यकजहती में पीडीएम से निकल गई। अब जब पीपल्स पार्टी ये सारी लेन देन कर रही थी तो उनका ये फ़र्ज़ था ना कि अपने साथ एएनपी के लिए भी उसको भी एकमोडेट करती हुकूमती सेटअप में। दूसरी तरफ आप देखें कि शेरपाव साहब अभी एएनपी के पास कुछ भी नहीं है, अब गवर्नरशिप है, तो गवर्नरशिप के पीछे भी अब मौलाना साहब इसरार कर रहे हैं कि जी ये हमारा हक है। हालांकि अब गवर्नरशिप हर पैमाने पे एएनपी का हक बनता है और बहुत अच्छा कैंडिडेट उन्होंने मैदान में उतारा है मियां इफ्तिखार हुसैन की सूरत में, जिसकी पूरी मुल्क में एक रिस्पेक्ट है, जिस पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए कि शेरपाव साहब वो इत्तेहाद में रह गए पीडीएम के साथ और आखिरी वक्त तक इनके साथ वफादारी निभाई और वो नायब सदर भी थे, लेकिन इस बंदरबांड के दौरान शेरपाव साहब से किसी ने नहीं पूछा। अब काफ़ी अरसे बाद जब इनको एहसास हुआ तो अब शेरपाव साहब को बुलाया जा रहा है, लेकिन जाहिर बात है इज़्ज़तदार लोग होते हैं, अब वो कहते हैं कि ठीक हम बगैर उसके आपके साथ चलेंगे। तो ये अगर छोटी जमातों के साथ ये लोग एकमोडेशन को नहीं अपनाते, अब पहली बात तो ये कि ये लोग ये मानते हैं कि पिछला इलेक्शन फेयर नहीं था, तो फिर आपको दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। सर, आप बाकी जगहों की बात करें, हम सिंध में भी यही देख रहे हैं कि वो मुआहिदा तो हुआ एमक्यूएम के साथ, लेकिन उसके ऊपर सही तरह से अमल दरामद के लिए अभी एमक्यूएम के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। महमल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सलीम साफ़ी साहब जो कह रहे हैं, आप क्या समझती हैं, क्या राय रखती हैं इसके ऊपर?
देखिए अलीना, बहुत मुश्किल है इसमें। देखिए इस सवाल के अंदर भी ये है क्या कि पहलू के क्या अगले इंतखाबात के अंदर भी इसी तरह इत्तेहाद होगा या ये कि ये हुकूमत चलेगी, ये दोनों चीज़ों के ऊपर जो है उसके ऊपर राय हो सकती है। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँ कि जो इस वक्त जो इत्तेहाद हुआ है और जो कहा गया है कि हम मिलकर जो है पंजाब के बाई इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है अलीना कि जिन लोगों ने मुनर्रिफ अराकीन ने हमजा शहबाज साहब को वोट दिए थे उनको ये जमानत दी गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने डी सीट तो होना है, डिस्क्वालीफाई तो उन्होंने होना है, तो उनके बाय इलेक्शन जब होंगे तो उनको एक तरह से कंफर्मेशन भी चाहिए थी कि क्या आया कि वो ये सीट दोबारा जीत सकते हैं कि नहीं। तो ये था कि जो इत्तेहादी सारे होंगे वो उनके खिलाफ नहीं कोई इलेक्शन लड़ेगा, ये बेसिकली होना था कि पीटीआई के खिलाफ ही एक इलेक्शन होगा उनका, जो मुनर्रिफ अराकीन का जिस तरीके से। तो इस वजह से ये सारी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इकट्ठे कंटेस्ट करेंगी, तो ये भी एक चीज है। जहां तक दूसरी है बात वो ये है कि देखिए सारी जमातों का अपना अपना एक वजूद होता है, अपना अपना एक वोट बैंक होता है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर ये इवन जिन सीट के ऊपर बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं इनके ऊपर पीपल्स पार्टी जो थी वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे नहीं थी मोस्टली इन सारे सीट्स को अगर आप उठा के देख लें। तो ये जो चीज है, और सिंध के अंदर जो है PMLN जो है उसका भी कोई ऐसा वजूद नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी और नून एक दूसरे के साथ उधर कोई एडजस्टमेंट्स करेंगे कभी अगले इलेक्शंस के लिए, इसके ऊपर दोनों जमातों के अंदर डिबेट भी है। और यही बात एक बात ये डिस्कस हो रही है कि जब दूसरी पार्टी है ही नहीं तो फिर फायदा क्या इस किस्म की सीट एडजस्टमेंट्स करने का। फिर एक और बात ये है कि देखिए अभी बजट तक हमें ये जरूर एक चीज देखनी है कि बजट के बाद क्या होता है, क्योंकि आप देखिए पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो रूरल है, एग्रीगेरियन है, जो नून का वोटर है वो ज्यादा शहरी है। तो ये भी एक चीज है कि क्या एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर दूसरी जो चीजें होती हैं क्या उसके ऊपर किस किस्म की मराहत दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी, क्या होगा एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर क्या चीज होगी, क्या इम्पैक्ट होता है इसका। आपके ख्याल में क्या MKM या पीपल्स पार्टी या कोई और दूसरी जो इत्तेहादी जमात है क्या पेट्रोल पंप जो है पेट्रोल प्राइसेस की इंक्रीज अपने ऊपर लेंगी इस चीज के ऊपर, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए ये मैं से बदनीति है इस तरह की कोई चीज नहीं कहूंगी, लेकिन एक प्रैक्टिकल भी अगर आप देखें तो बजट के बाद जो है चीजें मेरे ख्याल में एक आधे महीने में बहुत क्लियर हो जाएंगी कि उसका इम्पैक्ट क्या आता है, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट क्या होता है, और उसके बाद पार्टीज कुछ अभी वाज़ेह ऑप्शन नहीं ले रही। लेकिन आपको लग रहा है कि कोई वो ऐसा बदमज़गी वाली बात नहीं है, लेकिन अभी आगे जाके मजीद चीजें वाज़ेह होंगी। जी मैंने कहा मुश्किल है इस तरीके से इनका अगले इंतखाबात में तो इत्तेहाद है वो नहीं, लेकिन ये कि अभी भी बजट के बाद जो है वो सही पता चलेगा। ओके ठीक है जी, इसी के ऊपर एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी। इरशाद भट्टी साहब सोच रहे हैं, काफी देर से हंस रहे हैं, एक ब्रेक के बाद जानिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि जो पंजाब में एक ज़िमनी इंतखाबात के लिए सेटलमेंट हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्या वो आइंदा इंतखाबात तक भी कायम रहेगी? इरशाद भट्टी साहब, क्या राय आपकी इसके ऊपर? मैडम शेख, शुक्रिया इमरान खान तेरा कि तूने कातिल मकतूल पार्टी की दोस्ती करवा दी। इमरान खान तेरा शुक्रिया कि तूने भुट्टो ज़िया की दोस्ती करा दी। इमरान खान तेरा शुक्रिया कि तूने आमरीयत और जमहूरियत की दोस्ती करा दी। इमरान खान तेरा शुक्रिया कि तूने नकली शहीद और असली शहीद की दोस्ती करा दी। इमरान खान तेरा शुक्रिया तूने सिक्योरिटी रिस्क और जाती उमरा के मुजीब रहमान की दोस्ती करवा दी। इमरान खान तेरा शुक्रिया तूने अली बाबा 40 चोरों और मौलवी नवाज शरीफ की दोस्ती करा दी। इमरान खान तेरा शुक्रिया तूने उसामा के बेटे और मोदी की यार की दोस्ती करवा दी। इमरान खान तेरा शुक्रिया तूने दरिंदे, धरती के नासूर और पता नहीं क्या क्या, और अल्लाह भी हमें माफ़ ना करेगा अगर हमने इस मरतबा इकट्ठे हुए, उनकी फिर से दोस्ती करवा दी। और मैडम शेख, जब तक इमरान खान मौजूद है ये हर चौथे दिन एक्सपोज होते रहेंगे, दोस्तियां करते रहेंगे मेरे नाम पर, मेरे गरीब के नाम पर ये अरबपति होने वाले लोग, और ये जो जमहूरियत और मुल्क और कौम को हर चौक पर बेचने वाले लोग ये दोस्तियां करते रहेंगे। और हम इसी तरह उनमें से लाले गवाहर ढूंढते रहेंगे कि अब की बार भला नहीं इन्होंने क्या किया है, अब की बार पता नहीं किस के नेल्सन मंडेला मौत और चे गवेरा को पीछे छोड़ के अजीब व गरीब हिकमत के और मोती और दानश्वर चुन लिए गए हैं। मैडम शेख, ये बड़ी पक्की दोस्ती है, ये ज़ेर रखिए। एक तो इमरान खान है, दूसरा ये मफादात की दोस्ती है, ये लेन देन की दोस्ती है, ये चीचो चीच गंडेरियाँ दो तेरियाँ दो मेरियाँ की दोस्ती है, ये मुश्तरका दुश्मन के वो उसके मुखालफ इत्तेहाद की दोस्ती है, ये मिलकर मौजें करने वाले की दोस्ती। आप अंदाज़ा करें
हमजा शहबाज और दरदारी साहब मिलते हैं और कहते हैं हम अगले, यानी ये जमहूरियत के कितने बड़े चैंपियन हैं कि इन्होंने लोटों को यकीन दिलाया कि हम आपके मुस्तकबिल की हम गारंटी लेते हैं, इमरान खान की पेट में छुरा घूंपो, ये वोट को इज्जत देने वाले थे। यानी ये और ये दोस्ती चलेगी जब तक इमरान खान जिंदा सलामत है, मजबूत है, ये इख्तिलाफात जितने मर्जी हो, जैसे कि आपने कहा, लेकिन ये बुग़्ज़ इमरान में एक साथ ही रहेंगे। देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अभी आप देख ले कि मलेशिया में तो कोई इमरान खान नहीं है ना। तो इमरान खान जिसको रोल मॉडल कहलाते थे महातीर मोहम्मद, उन्होंने अनवर इब्राहिम के बारे में क्या मुकदमा बनाया था, यानी हम उसको टीवी पे डिस्कस भी नहीं कर सकते। लेकिन सियासत ऐसी चीज़ है कि उन्होंने आके उनके साथ मखलूत हुकूमत बना दी। अच्छा, दूसरा, हम शायद सहाफ़त में नए आए हैं, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब पाकिस्तानी सियासत के इंसाइक्लोपीडिया हैं कि माजी में जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ MRD जो बनी, उसमें किस किस तरह की जमातें जो है, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान थे, दूसरी तरफ नेब थी, तीसरी तरफ उसमें दूसरी जमातें थी। फिर उस वक़्त फिर बेनज़ीर भुट्टो का शुक्रिया था कि IGI में किस तरह की जमातें जमा हो गई थी। अच्छा, फिर अगर ये शुक्रिया की बात है तो फिर नवाज, ये तकरीर हम भी कर सकते कि नवाज शरीफ तेरा शुक्रिया कि तुमने उस रशीद और इमरान खान को एक साथ खड़ा कर दिया कि जो उनको चपरासी उस पर करते थे। तुमने उस बाबरावान को उनके साथ मिला दिया जिन्होंने उनके बनीगाला के इशू को टीवी पे उन्होंने निकाला था। मैंने और सुहेल वड़ाई ने की जातियात पे बात नहीं की है, लेकिन जिन लोगों ने उनकी उनको उनके साथ खड़ा कर दिया है, तो ये सियासत में ये चीजें होती हैं, वो क्रेडिट जाता है किसको नहीं जाता। अलबत्ता एक सीरियस चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, कर सकते हैं, आप सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेट्स मेक इट अ डिस्कशन। फिर ये जो साफी साहब ने बात की ना, मैं जरा इसको आगे भी बढ़ाना चाहूंगी। मैडम ये जो कहते हैं मसले होती हैं सियासत में, कोई तो अलीना अभी आप एक बात है कि ज़ियाउल हक साहब के खिलाफ जो सारे इकट्ठे हुए थे, वो एक आमिर था, डिक्टेटर था। यहाँ कौन सा आमिर है जिसके लिए ये इकट्ठे हो गए सारे मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए? क्योंकि गद्दी खतरे में है, आगे बच्चों की गद्दियां खतरे में है, अपनी गद्दी खतरे में, आगे बच्चों की गद्दियां खतरे में। इमरान खान चैलेंज बन गया, इसलिए सब कह चुके हैं, उनकी फिस्तायत की आप कई मर्तबा कर चुके हैं। दूसरा वो, लेकिन वो साफी साहब मान चुके, माना, लेकिन वो डिक्टेटर तो नहीं है ना, मार्शल लॉ लगा के तो नहीं आया ना। ये जाली असम्बलियां जिनको आज आप आईनी मान चुके हैं, असली मानकर इसमें से शहबाज शरीफ साहब को सिलेक्ट कर चुके, इसी से इमरान खान भी बने थे। ये जो जाली थी, झुर्लूज़दा असम्बलियां थी, जिससे आईनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं और जिस असेंबली में राजा रियाज अब अपोजिशन लीडर है और किसी को कोई एतराज नहीं, जिसने 2023 में मुस्लिम लीग नून से टिकट लेनी है, कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं। ये है असेंबली तकद्दुस। यार जरूरियात, सहाफत की जरूरियात पर मजबूरी मुझे और आपको एक साथ बैठा सकती है, तो सियासतदानों को ये रियायत क्यों हम नहीं देते? हम रोज एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं करे कि मैं साफी साहब के साथ नहीं बैठूंगा, अगर बैठा तो मुझे अल्लाह भी माफ ना करे। या मैंने कभी आपने मुझे नहीं कहा तू दरिंदा है, धरती का नासूर है, कभी आपने मुझे गद्दार नहीं कहा, मैंने आपको सिक्योरिटी रिस्क नहीं कहा। कहां चली गई कन्वर्सेशन? अच्छा, इस वजह से दुख है सिर्फ। महमल की बात 100 मर्तबा भी, बाकी 100 मर्तबा भी इकट्ठे हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये क्यों करते हैं ऐसी बातें जो जिस पर पूरा नहीं महमल भट्टी साहब आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है, मुझे आगे बाकी लोगों का मौके भी लेने दें। महमल फिर सैयद साहब के पास भी जाना है। महमल, मैंने कहा लीना कि बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी माजी करीब में लाहौर में एक इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर पीटीआई का कोई कैंडिडेट नहीं थे, और पीटीआई ने किसको सपोर्ट किया था? पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को अनऑफिशियली, ठीक है। वो नून वर्सेस पीपल्स पार्टी एक इलेक्शन हुआ था लाहौर का, ठीक है ना। तो ये जो चीजें ये ना, बट फिर जो एक मुबैना ऑडियो भी आया है, उस ऑडियो के अंदर क्या था? जरदारी साहब को एक पैगाम दिया जा रहा था, वो जिसकी रिपोर्टिंग पहले भी हो चुकी थी, वो ऑडियो तो मुबैना बाद में आया। तो बात ये कि इस तरह की चीज ना, बात बड़ी तगड़ी लेके आई है महमल भट्टी साहब। ये अगर ये और नहीं, पहली बात नहीं सही कह रही।
पहली बात तो ये कि क्या ये नहीं, जब कल जब मरियम नवाज साहबा कहती थी, मेरी बात सुनिए, कल जब मरियम नवाज साहबा कहती थी, मुख्तसर रखिएगा, कल जब मरियम नवाज साहबा कहती थी कि जरदारी का वोट इमरान का वोट, इमरान का वोट जरदारी का वोट, उस वक्त भी हम खिलाफ थे कि ये इत्तेहाद नहीं है, इसको ना करें। और आज और जब वो चेयरमैन सेनेट पे लड्डू खिला रहे थे उस वक्त भी, क्या आप इसको अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो वीडियो आई है उसको अप्रिशिएट करते हैं आप, या वो असली साबित हो चुकी है? थोड़ी सी ना मेरा ख्याल है इसमें वजाहत करने की जरूरत है, लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। एक तरफ तो हम बात करते हैं इलेक्शन में एक दूसरे के साथ खड़े होने की, ठीक है, ये तो सियासत में होता है, लेकिन दूसरी तरफ अभी जो सलीम साफी साहब ने बात की, जो कह रहे थे कि ठीक है हमने पहले भी बहुत से देखा है किस किस किस्म की पार्टीज आ गई, इत्तेहाद होते हैं बिल्कुल ऑपोजिट पार्टीज के। तो सोहेल साहब से जरा मैं पूछना चाहूंगी, सोहेल साहब कोई तो उसूल होता होगा सियासत में भी, मसलहतें अपनी जगह। मुख्तसर महमल जी जी बिल्कुल, सिर्फ इतना था कि पीटीआई के अंदर भी एक सोच है कि एक्चुअली डायलॉग होना चाहिए हुकूमत के साथ इस वक्त, ये मैं आपको बता रही हूँ, और ये उनके कई सीनियर लीडर्स की ये सोच है, ये खाली को मैं उस तरह की बात नहीं कर रही, उनकी ले रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं, कितने सीनियर वापस नहीं किए, वो काफी सीनियर, किसने रोका है? 70 से ऊपर मैडम शेख, 70 से ऊपर उम्र होगी, 70 से ऊपर इतने सीनियर। एक मिनट ना महमल, अगर ऐसी बात है तो फिर किसने रोका है? कोई सीनियर नहीं होता मैडम। जरदारी साहब बिलावल के आगे पीपल्स पार्टी का कौन सा सीनियर है? इमरान खान के आगे तहरीक इंसाफ का कौन सा सीनियर है? नवाज शरीफ मरियम के आगे मुस्लिम लीग नून का कौन सीनियर है? कोई सीनियर मुझे अलाउ करें जी, एनालिस्ट बड़ा अहम यहाँ पर नुक्ता उठा, और ये बड़ी आम फहम बात है जी, हम लोग अक्सर इसके ऊपर बात करते हैं, हम कहते हैं कि सियासत में तो ऐसा होता है, सियासत में तो कुछ भी हो सकता है, मुफाहमत होती है, लेकिन सोहेल साहब सियासत के कोई तो उसूल होते होंगे सोहेल साहब, असूल होता है, मंतक होती है, अखलाकियात सियासत के कोई तो। भट्टी साहब, आपका नाम सोहेल साहब है, सोहेल साहब कुछ जवाब देने में ना मुझे बुला नहीं भट्टी साहब, आ गया आपका पॉइंट ही आगे बढ़ा रही हूँ। जी जी सोहेल साहब प्लीज आप पूछो, क्या पूछ सर, कोई तो ज़ाब्ते होते होंगे, कोई तो उसूल होते होंगे सर। सीधा साधा आपको कहते कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सियासत तो असूलों पर ही चलने का नाम है। अब हमारे सामने कायदे आजम है, मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने असूलों पे चली, फिर भुट्टो है, बेनजीर है, लोगों ने अपनी जानें दे दी अपने असूलों के लिए, अपनी जानें कुर्बान कर दी, वो भी सियासतदान ही थे, और वो इसलिए सियासत में अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं। अब आगे आ जाइए सर। लेकिन सर फिर अब जो हम बात करते हैं कि हाँ उसके बाद चुप हो गए आप सर। नहीं भट्टी साहब, देखिए सियासी इत्तेहाद में कोई ऐसी चीज इबाम नहीं होना चाहिए, या ना करे इस तरह की बातें डायलॉग के अंदर ना कर, इस तरह ये कड़वी गोली है, ये हजम नहीं हो रही महमल, ये हजम नहीं होती, प्लीज नहीं देखे ये ना करें, इसको कोई दलील और लॉजिक ना दे, इतनी आप मुझे ये बेईमानी है, ये चीटिंग है भट्टी साहब, इतनी सियासी पोलराइजेशन है। सुन तो ले मेरी बात तो चले, मैं कह रही हूँ ये आवाम से एक काम करते हैं, अगर इकट्ठा कोई नजरिया इकट्ठा नहीं, कोई रोड मैप इकट्ठा नहीं, कोई चीज कॉमन नहीं है, किस पे इकट्ठे? भट्टी साहब, महमल, सोहेल साहब, सलीम साफी साहब, आप सब आ गया, एक काम करते हैं, इस डिबेट को इसी नुक्ते के ऊपर खत्म करते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस घर बैठे हुए हैं, नाजरीन घर बैठे हुए हैं, वो अपनी आरा हमें भेजे सोशल मीडिया के ऊपर, और हमें बताएं कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या राय रखते हैं हमारे तज्ज़ियाकारों ने जो राय दी उसके मुकाबले में। तो ज़रा इसके ऊपर भी डिस्कशन आगे जाके करेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहते हैं, हमें फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।